हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप लोगों को एक सूचना देना ज़रूरी है कि मैंने ऐसा सोचा हुआ है, मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज करके बहुत सारे आप लोगों का रिव्यू मांगा था कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि क्या ऐसा हम करें कि अगर आप लोगों को ज़रूरत है कि क्या एक ही यूनिट में जो है, मतलब एक वीडियो में ही आपको पूरा एक यूनिट कवर करने के प्रयास मेरा है। लेकिन इसमें हम ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग भी पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लोग तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप सभी का जोश देख करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम और आप मोटिवेट होकर के अपने एग्ज़ाम की एक बेहतर प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके लिए आप सब जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब हम इतने अपने प्रयास में कहाँ तक सफल होंगे ये निर्भर करेगा कि आप हमारा साथ कहाँ तक देते हैं। बात कर रहे होंगे शॉर्ट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहला हमारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन यही बन जाता है कि प्रिंट शिक्षार्थी किसे कहते हैं। आपके ही सिलेबस में कुछ टाइप ऑफ लर्नर्स दिए गए हैं जिसमें हमें पढ़ना है, तो उसमें एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि प्रिंट शिक्षार्थी। देखिए, आपको वो पूरे टाइप ऑफ लर्नर्स पूछ सकता है। मैं जितने दिन से आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, शुरू से आपको बता रही हूँ कि मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पूरा ही है, क्योंकि अगर आप ये सोचकर पढ़ाई कर रहे हैं कि मुझे बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, मतलब मुझे बस ये पास कर लेना है, मेरा बैक ना आए, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है, उस एक्स्ट्रा टाइम का आप यूज करिए अच्छे से। अपनी बची हुई जो भी क्लासेज आप नहीं देख पाए हैं उसको देखिए, अच्छे से पूरे नोट्स को कवर करिएगा। तो प्रिंट शिक्षार्थी के बारे में अगर हम बात करें तो प्रिंट शिक्षार्थी ऐसे शिक्षार्थियों को कहा जाता है, मतलब ऐसे लर्नर्स को हम कहते हैं जो मुद्रित चीज़ों को पढ़ने में मजा, मतलब जिनको इंटरेस्ट रहता है, जिनको मुद्रित चीज़ों को पढ़ करके सीखने में मज़ा आता है, ऐसे शिक्षार्थियों को हम प्रिंट शिक्षार्थी के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर नोट से सिर्फ दे दिया जाए, ठीक है, तो वो नोट से ही बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ऐसे ही शिक्षार्थियों को हम कहते हैं प्रिंट लर्नर। आपको हर एक टाइप के लर्नर्स पढ़ने हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपका एग्ज़ाम क्लियर कराना नहीं, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स से जो है आपका बहुत अच्छा परसेंटेज बने, इस उद्देश्य से हम आपको आपकी क्लासेस ये दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। आप जानते हैं अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन से एक क्वेश्चन जरूर ही बनेगा, शॉर्ट में बने लॉन्ग में बने वो डिफर नहीं करता है, बट ये है कि क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के बारे में क्या है, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया रखा है। डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट को शुरू से देखिएगा। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ समान कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब एक ऐसे शिक्षार्थियों से हमारा तात्पर्य होता है, एक ऐसे क्लासरूम, एक ऐसे एनवायरनमेंट से हमारा तात्पर्य होता है जहाँ पे हर एक प्रकार के नीड वाले बच्चों को एक ही साथ बैठा करके शिक्षा प्रदान की जाती है, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। इसमें सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है, बच्चों को कुछ अतिरिक्त जो सहायता है वो भी दी जाती है, और ये जो होता है वो पृथक्करण के सिद्धांत का विरोधी होता है। मतलब ये बच्चों में अलगाव नहीं करता बल्कि उनको जोड़ने का काम करता है। तो ये है आपकी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। हम यहाँ पे बहुत थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत फास्ट पढ़ा रही हैं, तो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वीडियो पड़े हुए हैं। ये आपको जो दिया जा रहा है ये आपके एग्ज़ाम को बहुत बेहतर करने के लिए, कि आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है शॉर्ट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इससे एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप पास हो जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा के बारे में, सिद्धांत के बारे में, तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है। हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाती है। अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था होती है, अगर किसी बच्चे को कुछ अतिरिक्त सहायता चाह रही है तो उसका भी ध्यान रखें। समावेशी शिक्षा में जो पठन कार्य है वो किया जाता है। इसमें बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत रहता है। किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, सभी को समाज में जीने का अधिकार है, उसी तरह से सभी को शिक्षा का भी अधिकार है, तो सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सके, इस सिद्धांत पर भी समावेशी शिक्षा कार्य करता है। और एक समावेशी वातावरण, एक समावेशी पर्यावरण के निर्माण में भी समावेशी शिक्षा कार्य करता है। तो ये थे कुछ समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। अब हम बात करते हैं एकीकृत शिक्षा क्या है। आप में दिया गया है समावेशी और एकीकृत शिक्षा, आपको दोनों ही पढ़ने हैं, दोनों में डिफरेंस भी आपको ज़रूर ही पढ़ना है। ठीक है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं लिखित चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमारी बातों पर फोकस करें, और जैसे आपको कहा जा रहा है अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो बेहतर ही आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा।
अब बात करते हैं एकीकृत शिक्षा की। तो एकीकृत शिक्षा जो नियमित विद्यालयों में दी जाती है, जो कि सामान्य तथा विशेष बच्चों को एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, बट उनके क्लासेस अलग अलग रहते हैं, ठीक है, उनके क्लासेस अलग अलग चलेंगी और इसमें बच्चों के ज़रूरतों का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने आपको एक कोड भी बता रखा है जिसको आप पढ़ करके सिर्फ एक लाइन समझ सकते हैं कि जो एकीकृत शिक्षा होती है वो ये कहता है कि अगर आप मेरे यहाँ आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं, बट आपके नीड के अकॉर्डिंग मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपके परिवार में कोई आ रहा है तो आप उस इंसान को, जो भी आपका मेंबर है जो आ रहा है, आप उसको अपने घर में इंक्लूड तो कर लीजिए, बट उसकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए वो सब्ज़ी नहीं खाता है तो आप वो ये कहिए कि अगर आप सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आपको यहाँ आकर सब्ज़ी खानी ही पड़ेगी, ठीक है। आप अपने में सुधार करके आइए कि आप सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो ये आदत डाल लीजिए सब्ज़ी खाने की। इस तरीके का जो है वो चलता है आपका एकीकृत शिक्षा। अब बात कर रहे होंगे मुख्य धारा की शिक्षा से हमारा क्या तात्पर्य है। देखिए, हमने जहाँ तक पढ़ा हुआ है तो मुझे मुख्य धारा और एकीकृत शिक्षा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो मुझे भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट मैंने अगर पढ़ा है, जो भी मैंने मॉडल पढ़ा हुआ है, ठीक है, बीएड का जो आता है तो या NIOS का मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आया कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतना कह सकते हैं कि जो एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा है, दोनों का अप्रोच एक ही है। दोनों ही जो विशेष बच्चे होते हैं उनको अपने अंदर शामिल करने की परमिशन तो देते हैं, बट अपने अंदर कोई सुधार करने की बजाय वो बच्चों के अंदर सुधार करने पर जोर देते हैं। जबकि समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा अपने अंदर सुधार करती है, मतलब विद्यालय वातावरण में सुधार करेगी। वो बच्चों को कहती है कि आप मेरे यहाँ आ रहे हैं तो आपका स्वागत है, आ जाइए, आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम अपने आप में जो परिवर्तन हो सकेगा हम वो करेंगे। ये आपकी समावेशी शिक्षा होती है। अब बात कर रहे होंगे एकीकृत और समावेशी शिक्षा में अंतर, ठीक है। मैंने डिटेल में पढ़ने के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने करा रखा है, ठीक है। आप एक बार सर्च करिएगा कि एकीकृत और समावेशी शिक्षा में अंतर बाय शालिनी बियॉन्ड स्टडी, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो एकीकृत शिक्षा जो होती है, मैंने आपको बताया, वो शिक्षक केंद्रित होती है, मतलब शिक्षक उसमें मेन ध्रुव होता है, शिक्षक अपने अकॉर्डिंग बच्चों को डील करता है। जबकि समावेशी शिक्षा में बच्चे केंद्र बिंदु होते हैं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग शिक्षक जो है वो चीज़ों को डील करता है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। आगे बात करते हैं अगले डिफरेंस में। तो एकीकृत शिक्षा जो होती है उसका मुख्य लक्ष्य होता है केवल और केवल अपंग या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको समान बच्चों के साथ पढ़ाने लिखाने की अनुमति प्रदान करना। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आपको मेरे घर पे आने की अनुमति तो है, बट आपको चेंज करके आना पड़ेगा। आप नहीं खाते हैं सब्जी, तो अगर आप मेरे घर पे आ रहे हैं तो वो सब्जी बनेगी और आपको खानी ही पड़ेगी। इस तरीके का अप्रोच लेकर एकीकृत शिक्षा करता है। जबकि जो समावेशी शिक्षा होता है वो बच्चों को शामिल भी करता है और उनको सुविधा भी मुहैया कराता है, जो उनके नीड के अकॉर्डिंग विशेष सुविधाएं हैं उनको भी वो मुहैया करवाता है, ठीक है। ये आप अगर एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हैं तो आई होप आप बहुत अच्छा करके आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। तो एकीकृत शिक्षा में पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, मतलब जो पाठ्यक्रम है जो समान बच्चों के लिए है वही पाठ्यक्रम जो है वो विशेष बच्चा भी पढ़ेगा। जबकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, पाठ्यक्रम को इस तरह से बदला गया है कि उसमें अपंग बच्चों को फ़ायदा तो मिले, साथ ही साथ सामान्य बच्चों को इसमें कोई नुकसान भी ना हो, ठीक है। मतलब जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें पाठ्यक्रम को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कैरिकुलम स्ट्रेटेजी, मतलब पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो जो समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम चलता है उसको बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, हर एक बच्चे की, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो दिव्यांग हो, हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। और लेकिन एकीकृत शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। एकीकृत शिक्षा में एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाता है जो सिर्फ समान बच्चों के लिए होता है, उसी पाठ्यक्रम को विशेष बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है। मतलब उसमें ऐसा कह सकते हैं कि बच्चा जो है पूरी तरह से बाध्य रहता है कि उसको जो समान विद्यालय में रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं ना उसको ही फॉलो करना है, वो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे। तो एकीकृत शिक्षा में सामान्य शिक्षकों को ही थोड़ी विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण देकर विद्यालय में पढ़ाने को कहा गया। जबकि समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षा पात्र प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है ताकि जो दिव्यांग बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो टीचर फैकल्टी रहती है, मतलब एकीकृत शिक्षा में जो टीचर फैकल्टी रहती है, जो समान शिक्षक रहते हैं, उनको ही 2-3 महीने का ब्रिज कोर्स करवा दिया या फिर उनको ही थोड़ा सा नॉलेज दे दिया विशेष बच्चों को डील करने के बारे में, और वही विशेष बच्चों को डील करने लगते हैं। लेकिन जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें विशेष शिक्षा में जो प्रशिक्षित रहेंगे, जो जानकार रहेंगे बहुत ज़्यादा, उनको ही रखा जाता है और वो ही विशेष बच्चों को पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हो तो जो एकीकृत शिक्षा है वो विद्यालयों में विद्यालय की बनावट एवं आधारभूत संरचनाओं में ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे बार बार अपंग आ रहा है, बट हम यहाँ पे इसके लिए सॉरी बोल सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त जो है ये टाइप हो गया, ठीक है, ट्रांसलेशन किया जाता है जो इंग्लिश में लिखा रहता है, तो उस ट्रांसलेशन के वक्त तो यही ट्रांसलेशन में आ गया है, ठीक है। तो मैंने भी बहुत डिटेल में इसको पढ़ा नहीं, क्योंकि टाइम ना होने की वजह से हम इसको दोबारा से पढ़ नहीं पाए। पर आप लोग यहाँ पे हमेशा दिव्यांग रखेंगे, कोई भी अपनी भावनाओं पर नहीं लेगा। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना यहाँ पे नहीं है। तो जो एकीकृत शिक्षा होती है उसमें विद्यालय की जो संरचना रहती है उसमें भी कोई स्ट्रक्चर में भी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा में, तो उसमें विद्यालय की बनावट में जो विद्यालय की आधारभूत संरचना रहती है उसमें हम बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग जो है उसमें हम बदलाव कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता दिया है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बदलाव अगर कहीं पे होगा तो समावेशी में होगा, और बच्चे की नीड को बिल्कुल ध्यान में अगर कहीं पे नहीं रखा जाता है तो वो एकीकृत में रखा जाता है। एकीकृत का मेन उद्देश्य था कि जो बच्चे विशेष बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं ना, उनको अलग थोड़ा सा हीन भावना आ रही है उनके अंदर, उनकी हीन भावनाओं को कम करने के लिए इन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना जो है हम एक ही विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं, अलग अलग कक्षाएँ देंगे, अलग अलग तरह के शिक्षक की व्यवस्था करेंगे, एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में बैठा करके इनको पढ़ाया जा सकता है। तो बस स्कूल में एंट्री करवा लिया, ठीक है, और बाकी अपने सिस्टम में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो एकीकृत शिक्षा जो होती है, मतलब जो एकीकृत वाले विद्यालय में कोई ज़रूरत नहीं कि डॉक्टर और मनोविज्ञान की व्यवस्था हो, जबकि अगर समावेशी शिक्षा रहेगा तो वो डॉक्टर और मनोविज्ञान की व्यवस्था करेगा। मेन बात यही है कि अगर एकीकृत शिक्षा में बच्चों के नीड को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, उनको ये नहीं ध्यान में रखते कि हाँ किसी बच्चे को, कोई दिव्यांग बच्चा है उसको परेशानी भी हो सकती है, उसको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत भी हो सकती है, तो ऐसी व्यवस्थाएँ उसमें नहीं होती हैं एकीकृत में। जबकि समावेशी में हर बात का ध्यान रख के विद्यालय को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे तो एकीकृत शिक्षा जो होती है, एकीकृत शिक्षा वाले विद्यालय अपंग बच्चों के उत्थान में विशेष वातावरण नहीं दिया जाता है। मतलब इसमें बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के विकास के लिए, दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए कोई अलग से स्पेशल कोई वातावरण क्रिएट नहीं करते हैं। जो वातावरण है उसमें ही बच्चे को एडजस्ट करने के लिए ये बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चनों को। जैसे सर्व शिक्षा अभियान आया था तो ये कब आया था, ठीक है। जो सर्व शिक्षा अभियान है ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत 2001-2 में की गई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इन्हीं के समय में ये आया था। और ये जो एकीकृत आपका सर्व शिक्षा अभियान आया था, याद रखिएगा ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए था। मतलब जो 1 to 5th की क्लासेस होती हैं उनके ऐसे बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो सके विद्यालयों में, इसके लिए ये लाया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने वर्ष तक बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। याद रखिएगा 6 से 14। यहीं अगर हम बात करते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए तो 6 से 18 वर्ष हो जाता है, ठीक है। RTI में ये बात कही गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, मैंने जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में जो है 1-2 क्वेश्चन आपको देते ही हैं, जो आप जो है जिसके आंसर आपको स्वयं से खोजने रहते हैं, ठीक है। इससे आपको भी नॉलेज होगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए कॉपी में। इसके आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि पता चले कि आप लोग भी कुछ मेहनत कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो रमशा का आपसे पूछा गया है, ठीक है। रमशा क्या होती है, रमशा का फुल फॉर्म हम कह सकते हैं। तो रमशा जो है वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये प्राथमिक लेवल के लिए नहीं था, ठीक है, अपर प्राइमरी के लिए ये चीज़ें आपकी लाई गई थी। उसके बाद शीघ्र पहचान क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत इजी वे में इसको हम समझेंगे, बिल्कुल ही हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। शीघ्र का मतलब मैंने आपको बताया था जल्दी, और पहचान का मतलब होता है जांच करना। मतलब कि जब हम किसी समस्या को जो उसकी जल्द से जल्द पहचान कर लें, जल्द से जल्द उसके बारे में जान लें, ठीक है। शीघ्र पहचान का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो गंभीर हैं, जन्म दोष वाले हैं या शारीरिक विकृतियों वाले बच्चे हैं, इनका शीघ्र निदान व उपचार या ऐसे गंभीर रूप से ग्रसित बच्चे की रोकथाम करना, ठीक है। शीघ्र पहचान के लिए प्रयुक्त परीक्षणों को स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। शीघ्र पहचान का सीधा सा मतलब होता है किसी भी समस्या का जल्दी से जल्दी पहचान कर लेना ही शीघ्र पहचान कहलाता है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे अगले क्वेश्चन पे। NCERT का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए फुल फॉर्म आप में 1-2 आ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से जितने भी फुल फॉर्म आपके अगर रिलेटेड है इंक्लूसिव एजुकेशन से उसको आप जरूर पढ़िएगा। आपकी बुक्स में जो दिया गया है उसको अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स आपको हर एक सब्जेक्ट के न्यू सिलेबस के जो है उसको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। मेरा आप लोगों से वादा था कि हम आपको 1000 सब्सक्राइबर होते ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो गए हमने आप लोगों को सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से
अपनी प्रिपरेशन करिएगा। आपके ही किसी दोस्त ने ये नोट्स हमको शेयर किए जो हम आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अपना भी अच्छा नोट्स बनाइएगा, आपके भी नोट्स अच्छे रहेंगे तो वो किसी आने वाले जो आपकी अगली बैच होगी उन बच्चों को हेल्प कर देगी, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। एनसीईआरटी का ये फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है जिसका है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप में अंतर। यहाँ पे जो लिखा गया है आपको उसको भी पढ़ना है और शॉर्ट में हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि शीघ्र पहचान मैंने आपको बताया कि किसी भी समस्या का जल्द से जल्द पहचान करना, और वहीं पे बात कर रहे होंगे अगर शीघ्र हस्तक्षेप की, तो शीघ्र हस्तक्षेप का मतलब होता है आपने पहचान कर लिया, पहचान के बाद ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पता लग गया कि हाँ पैर में चोट लगी है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसका कुछ निदान भी करेंगे, तो उसका जो निदान होता है ना वही शीघ्र हस्तक्षेप कहलाता है, ठीक है। शीघ्र पहचान का उद्देश्य होता है यह निर्धारित करना कि किन बच्चों में विकासात्मक कठिनाई है जो उनके सीखने में बाधा बन सकती है या बच्चों को जोखिम में डाल सकती है, ठीक है। मैंने आपको यही बातें आपको बताई कि शीघ्र पहचान का मतलब होता है कि बच्चे के विकास में कहाँ पे परेशानियां हैं, कहाँ पे कठिनाई है उसका पता लगाना, कहाँ पे बच्चों को सीखने में बाधा आ रही है उसका पता लगाना, ये सारा आपका शीघ्र पहचान में आता है। और अगर हम बात करते हैं जितनी जल्दी समस्या की पहचान कर लेंगे, ठीक है, उतनी ही ज़रूरत बच्चों को रहती है कि उनको पर्याप्त मात्रा में जो है सहायता भी प्रदान की जाए। तो और अगर यहीं पे बात करते हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप की, तो प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सीय सेवाओं की एक प्रणाली होती है जो शिशुओं और बच्चों को विकास संबंधी देरी या क्षमताओं में मदद करती है, ठीक है। जैसे कि शीघ्र हस्तक्षेप का क्या मतलब होता है, ये एक चिकित्सीय प्रणाली होती है जिसमें हम बच्चों को जहाँ पे उनके विकास संबंधी जहाँ पे भी उनको कमी नजर आती है उनकी क्षमताओं में हम उनकी मदद करते हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप योग्य शिशुओं और बच्चों को बुनियादी और नए कौशल सीखने में उनकी मदद करना, जैसे उनको अगर हम बात करते हैं उनको पुनर्वास की सेवाएं देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं जो आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान विकसित होती है। ये शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप अगर हम करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हम पहचान करेंगे, जितना जल्दी हस्तक्षेप करेंगे, बच्चे के विकास में हम उतना सहयोग दे सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं तो ये जो पहले के 3 वर्ष होते हैं, बच्चे के जन्म के बाद के जो 3 वर्ष होते हैं, ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर इस उम्र में पहचान की जाती है बच्चे को तो इनको सुविधाएं प्रदान करना बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे आप कम उम्र में पहचान कर लेते हैं तो बच्चे को कोकलिया इम्प्लांट करवाना, ठीक है, जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को करवाया जाता है कोकलिया इम्प्लांट छोटी उम्र के बच्चों को, तो वो करवाना हमारे लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एफएलएन क्या होता है। एफएलएन का फुल फॉर्म आपको जानना है। तो एफएलएन का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म आप रखिएगा। ये जो आप NAP 2020 आया था उसमें ही एफएलएन की बात की गई थी। ये भी आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि एफएलएन की बात किसमें की गई थी। तो ये NAP 2020 आया था आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई थी उसमें ये बात कही गई थी। एफएलएन मिशन भारत के सभी राज्यों में शुरू किया जा रहा है और इसका लक्ष्य है कि 2025-26 तक छोटे बच्चों के समग्र विकास में मदद करना। जो एफएलएन है मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, ये छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था जिसमें बच्चों को बुनियादी साक्षरता, ठीक है, जो बुनियादी बच्चों की नींव जिस कह सकते हैं कि जो बच्चे की नींव बनाता है सीखने में, ऐसे कौशलों को विकसित करना, ठीक है, जैसे जोड़ घटाना, ये सब चीज़ें विकसित करना, बच्चों को अंक ज्ञान देना, बच्चों को कुछ शब्द भंडार है उसको विकसित करना, ये था। और इसका लक्ष्य था कि 2025-26 तक जितने भी बच्चे एफएलएन के अंतर्गत आएंगे, जैसे 9 वर्ष तक अगर हम बात करते हैं तो 9 वर्ष तक के बच्चों को जो है एफएलएन में शामिल किया गया है। तो इन सभी बच्चों को जो इस एज तक बच्चे के इस एज तक पहुँचते बच्चों को जो उसकी एफएलएन होती है, मतलब जो उसका बुनियादी साक्षरता है और जो संख्याओं से संबंधित उसकी बुनियादी जानकारियाँ हैं उसको सुदृढ़ करने का बात किया गया था, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस मिशन को नई शिक्षा नीति में निपुण भारत पहल का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ये निपुण भारत जो है उसी का एक हिस्सा है आपका एफएलएन, जिसे हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहते हैं, ठीक है। NAP 2020 में इसकी बात की गई थी और इसका लक्ष्य जो है वो 2025-26 तक इसका लक्ष्य को अचीव करने का जो टारगेट है वो रखा गया है आपका। तो ये थे आपके कुछ 15 क्वेश्चन, बाकी और भी क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, वो हम आपको करवाएंगे बट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट को बना करके आपको पढ़ना है।
नेक्स्ट दिन जो है आपको ये जो बचे हुए आपके क्वेश्चन हैं, करीब आपके 20-22 क्वेश्चन और बचे होंगे इंपॉर्टेंट, तो वो हम आपको करवा देंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की हेल्प हो रही है या नहीं वो भी हमें बताइएगा, और आपको कौन सा ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो कमज़ोर है जिस पे आपको वीडियो चाहिए वो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 1 यूनिट की पूरी कंप्लीट वीडियो। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ इसको बहुत शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो पड़े आपको लेटेस्ट उसकी अपडेट मिलती रहे। और किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए या फिर अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक जानकारी हम प्रोवाइड करवा रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।